अगर इन 2 डायमेंशन, तो हाउ डू वी डील विथ दैट, राइट? अब मोशन इन प्लेन में जो सबसे पहला टॉपिक है जिसपे वी नीड टू डिस्कस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो टॉपिक का नाम लिखिए प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, this is the topic that we are going to start today, that is projectile motion. There will be different variety of projectile motion which we will deal one by one, but the whole topic comes under the name which is called as projectile motion, and it is a two dimensional motion. तो टॉपिक है हमारा, टॉपिक कह लो, चैप्टर कह लो, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? पहली बात तो हम ये समझे कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना? तो बेटा सबसे पहली बात, प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले आप इस वर्ड को समझिए विच इज प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल एंड देन वी हैव दिस मोशन, प्रोजेक्टाइल एंड देन वी हैव मोशन। प्रोजेक्टाइल की मीनिंग क्या है? प्रोजेक्टाइल इज बेसिकली द नेम गिवन टू अ बॉडी विच इज थ्रोन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। मतलब ऐसी कोई भी बॉडी, आपकी कोई भी ऐसी बॉडी जिसको आपने ओनली इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में फेंका हो। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने यहां से किसी बॉडी को फेंका, बच्चे आपने बॉडी को ऐसे फेंका एंड दिस बॉडी गोज लाइक दिस, राइट? तो मैं ये कह सकता हूं कि द ओनली इफेक्ट विच इज देयर एक्टिंग ऑन द बॉडी इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब कि आप इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो। ऑल्दो हम अभी इस चैप्टर में फोर्स पे डिस्कशन नहीं करेंगे, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं ये कह सकता हूं कि यू आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स टू द बॉडी, द ओनली फोर्स विच इज बीइंग अप्लाइड इज बिकॉज ऑफ द अर्थ। अर्थ क्या करेगा? हर पॉइंट पे अर्थ इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा होगा जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं, जिसको mg से रिप्रेजेंट करते हैं ना, वेयर m इज द मास एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? So the only force which would be acting on this particle is mg, and that would be acting vertically downwards, right? तो ऐसा मोशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली ग्रेविटी का इफेक्ट एक्ट करे, that motion is called as projectile motion if there is only one effect which is called as gravity. अब having said that, अगर मान लो कि मैं आपसे ऐसे कहूं कि लेकिन सर इस सर तो बॉडी को मास ही ऐसे, तो होगा ना, मास यस का। इट विल हैव, हाँ बेटा हर बॉडी के अंदर मास होता है, तो ये मास तो है ना, मास इनटू जी। बट फोर्स कौन सा है? व्हाट इज द फोर्स? मास तो बॉडी की प्रॉपर्टी है ना बेटे, कि विदाउट मास बॉडी कैन नॉट एग्जिस्ट, राइट? बट अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स, तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी? तो दिस फोर्स इज ग्रेविटी। ओनली ग्रेविटी। तो मेरा पॉइंट है कि ओनली वन फोर्स वुड बी एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, एंड दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है? अच्छा, अगर आपने बॉडी को ऐसे फेंका बेटा, ऐसे, और बॉडी ऐसे आ जाके फिर से ऊपर से नीचे आ जाए सीधा इन स्ट्रेट लाइन अलोंग वाई एक्सिस, तब भी तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट वुड बी mg। बेटा यहाँ पर भी जो इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है वो फोर्स कौन सा होगा? तो दैट फोर्स विल ऑब्वियसली बी mg, राइट? यस सर। तो सर अगर हमने किसी बॉडी को ऐसे फेंक दिया तो क्या हम इसको इसको भी प्रोजेक्टाइल कहेंगे? नहीं, हम इसको प्रोजेक्टाइल नहीं कहेंगे। ऑल्दो देयर इज वन फोर्स विच इज mg, बट स्टिल इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज प्रोजेक्टाइल। रीजन सर ये है कि ये प्रोजेक्टाइल इसलिए नहीं है बिकॉज प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन। देखो आप ध्यान से देखो, बॉडी को अगर आपने ऐसे फेंका, ये वाला केस, तो बॉडी कवर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एज वेल एज इट इज गोइंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन ऑल्सो, राइट? हर पॉइंट पे देखो उसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन भी चेंज हो रहा है और वर्टिकल पोजीशन भी चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल भी चेंज हो रहा है और वर्टिकल भी चेंज हो रहा है। तो ये प्रोजेक्टाइल है। मतलब प्रोजेक्टाइल होने के लिए द इफेक्ट विच इज एक्टिंग इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और साथ में एक बात याद रखो, द मोशन शुड बी टू डायमेंशनल। ये जो मोशन है दैट शुड बी अ टू डायमेंशनल मोशन। इसीलिए इस वाले कैटेगरी को जो हमने इससे पहले पढ़ा था, इसको हमने नाम दिया था मोशन अंडर ग्रेविटी। इसको हमने प्रोजेक्टाइल नहीं बोला था जब हमने इस बॉडी को व्हेन वी थ्रो इट जस्ट अबव द ग्राउंड, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस, तो हमने इसको सिंपली मोशन अंडर ग्रेविटी बोला था। वी डिडंट कॉल इट एज प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट? क्यों? बिकॉज इट इज वन डायमेंशनल मोशन। अगर आप किसी बॉडी को सीधा ऊपर फेंक दो या उस बॉडी को ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दो, तो उस केस में इट वुड बी वन डायमेंशनल मोशन, ऑल्दो द इफेक्ट वुड बी द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी,
but still it would be only one dimensional motion. तो इसलिए हम इसको projectile नहीं कहते, but this will be called as projectile because effect of gravity भी है and it is two dimensional motion, so that is why it will be called as projectile motion. अब इस projectile में बेटे बहुत सारे variety हैं कि when you throw, पहले तो आप definition लिख लो projectile motion की, पहले definition लिख लो, पहले आप definition लिख लो, a body thrown under the effect of gravity alone, a body thrown under the effect of gravity alone is known as projectile, and its motion is called projectile motion. ठीक है Janvi, I am explaining this again. Janvi, the point is what is projectile motion? So I just said that if a body is thrown under the effect of gravity alone, then it will be considered as a projectile motion. मतलब मतलब उस बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ mg एक्ट कर रहा हो, mg, that is the force of gravity. If the only force of gravity acts on a body, then it would be called as projectile motion, right Janvi? But remember, projectile motion is always two-dimensional motion. आप अगर सिर्फ ये कहते हो कि only the force of gravity is acting, तो simply saying कि gravity भी act कर रहा है, सिर्फ gravity, तो हर motion will not be considered as projectile. Only those motion will be considered as projectile motion if the force is of gravity and it is a two-dimensional motion, right Janvi? For example, अगर आप किसी body को जानवी, ठीक है, आप किसी बॉडी को आप ऐसे फेंक दो सीधा, तो दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज प्रोजेक्टाइल, although there will be only one force which would be acting on the body, which is mg, but it will not be considered as projectile because it is one dimensional motion. आपने सीधा फेंका तो only y axis के along उसकी position change होगी, the position will change only along y axis, there will be no change along x axis, that is why it will not be considered as a projectile. Projectile होने के लिए there should be the force of gravity and So the when motion. there is change along only one axis, then a particular motion would be one dimensional. When there is change along both the axes, then that particular motion would be two dimensional. And if change Yes, in of course. all three axes, then it would be three dimensional. Three-dimensional. Yes, of course. And Okay. and those type of two-dimensional motion in which only earth attracts a body, I mean only force is applied by the earth in the form of gravity, such two-dimensional motion is called as projectile motion. ठीक है जानवी? अब देखो इस प्रोजेक्टाइल मोशन के बेटा Yes. डिफरेंट, ओके, this type of projectile motion has different types. Means, for example, if you throw a body from the ground like this, है ना, and it goes like this, so this is of projectile and it would be called as projectile thrown from ground. This is called as projectile thrown from ground. We will discuss this one by one. Projectile thrown from ground, this is also a type of projectile and this is thrown from ground. The another category is that you stand up on some height and you throw this body from that height horizontally, then also it will go like this. This is also a projectile motion, but this has different category. This will be called as projectile thrown from height. Projectile thrown from height. अगर आप हाइट से भी प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो ना, अगर आप हाइट से भी प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हो तो इसमें भी डिफरेंट टाइप होगा. मतलब आपने इस प्रोजेक्टाइल को अगर आप देखो तो आपने हाइट से फेंका है और कैसे फेंका है, यू हैव गिवन इट अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब आपने इसको हॉरिजॉन्टली फेंका है. ठीक है, इसी में और भी क्या केसेस हो सकते हैं कि आप इसी हाइट पे चले जाओ और इस प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंक दो, ऐसे, ठीक है, किसी एंगल पे, है ना, तो भी ये ऐसे जाएगा. इट इज ऑल्सो द प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम हाइट बट एट सम एंगल, राइट. इसी, अच्छा डरना नहीं इन सबसे, पता नहीं ये क्या है नहीं है, ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. बट मैं आपको सिर्फ टाइप बता रहा हूं. इसी हाइट पे आप खड़े हो जाओ और इस प्रोजेक्टाइल को आप ऐसे फेंक दो, ऐसे,
ठीक है, मतलब मेकिंग एन एंगल, बट दिस टाइम यू आर मेकिंग एन एंगल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब देखो डिफरेंस देखो, यहाँ पर आपने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है एंड यू हैव फॉर्म्ड दिस एंगल विद द एक्स एक्सिस, राइट। यहाँ पर भी आपने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है, बट अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ये एंगल इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस एंगल इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। कैन यू सी दिस? और इस केस में जब प्रोजेक्टाइल आएगा वो ऐसे आएगा, है ना, इट विल अगेन बी on this path, but this time projectile will come like this. Did you understand? So there are different types of projectile that you have to understand, right? Yes, sir. सर ठीक ये है, जो आपने तो हम पहले वाले देना सर ये आपने हॉरिजॉन्टली जो मतलब चीज बनाया है यहाँ पे, तो वो प्रोजेक्टाइल होगा जिसमें तो वन ही डायरेक्शन है। बेटा मुझे 1 मिनट का टाइम दो, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, सॉरी फॉर दिस, बट 1 मिनट रुक जाओ, मैं आता हूँ वापस। हाँ बेटा, कोई कोई पूछ रहा था, समवन वाज आस्किंग समथिंग। यस सर, आई वाज आस्किंग। यस, बोलो बेटा। सर मैंने पूछा था कि जो सबसे पहले आपने ये जो सेकंड वाला डायग्राम जो ड्रॉ करा है हॉरिजॉन्टली, वो प्रोजेक्टाइल ही होगा? यस, इट इज क्योंकि आल्सो उसमें तो प्रोजेक्टाइल। जो डायरेक्शन ठंडी दिख रही है ना, लाइक हॉरिजॉन्टली है सर, इसीलिए। अब देखो, अब देखो, आप आपके घर में कोई टेबल है, ठीक है, अगर उस टेबल पे किसी कॉइन को रखो एंड यू हिट इट हॉरिजॉन्टली, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि दैट वुड बी गोइंग लाइक ऑन दिस कर्व पाथ, इट विल नॉट बी गोइंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। आप करके Yes. देख लो, है ना। इसका मतलब इन दिस केस आल्सो यू कैन क्लेम दैट कि इसका एक्स पोजीशन भी चेंज हो रहा है। देखो एक्स एक्सिस, यहाँ एक्स बढ़ गया, यहाँ एक्स और बड़ा हो गया, है ना, तो एक्स भी चेंज हुआ एंड इट इज कमिंग डाउन, तो इसका वाई भी चेंज हो रहा है, तो एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं ना इसमें भी। Yes. And the only force which would be acting on this body at any instant would be the force of gravity, right? तो इसलिए it is also a projectile, although आपने इसको horizontally फेंका है, but still it is a projectile because इस पे भी सिर्फ एक ही force लग रहा है, that is mg, and the another point is कि आपका x position भी change हो रहा है और y भी change हो रहा है, Yes, sir. right बेटे? Okay, तो हम वन बाय वन चलो प्रोजेक्टाइल का डिस्कशन करें। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक लिख लो, प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड। प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम टॉपिक डालिए, प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड। प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड लिख लिया होगा? यस अब सर। देखिए, ओके, अब देखिए बेटा, इस प्रोजेक्टाइल पे हम बात करेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि बच्चे थोड़ी स्पीड ना हम लोगों को अब बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। वी Yes, नीड टू, sir. है ना, वी नीड टू इंक्रीज आवर पेस ऑफ टीचिंग, बिकॉज कि आपका मतलब टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपको सिलेबस ज्यादा कवर करना है, तो थोड़ी स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी, राइट। पहला Yes, पॉइंट तो sir. ये। मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी जल्दी कर दें। हाँ, दूसरा पॉइंट ये है कि थोड़ा हम हो सकता है कि एक्स्ट्रा क्लासेस भी लें और थोड़ी स्पीड भी बढ़ाएं, बट उसके लिए आप स्पीड जब बढ़ेगी तो आप उसके साथ कोप अप तभी कर पाओगे जब आपको जो चीजें मैं पढ़ाता हूँ वो आप पढ़ के रखेंगे, Yes, sir. है ना, तो फिर मजा आएगा, तभी हमारी स्पीड बढ़ेगी, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा। वरना अगर मैं सिर्फ स्पीड बढ़ा दूं और आपको समझ में ना आए तो फिर दैट इज ऑफ नो यूज, राइट। तो आपको भी थोड़ी मेहनत करनी है और थोड़ा स्पीड हम भी बढ़ाएंगे। क्लियर है? चलिए, Yes, तो sir. प्रोजेक्टाइल, ओके, let us discuss about the projectile thrown from ground, the first category। आप देखो बेटा, सबसे पहली बात, हम जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं ना ग्राउंड से, तो ये कुछ एंगल पे फेंकते हैं, ये थीटा, मतलब कुछ एंगल पे। आपने फेंका होगा, जैसे क्रिकेट में 6 हिट करते हुए आपने किसी को देखा हो, तो वो जो छक्का मारता है तो वो कुछ एंगल पे मारता है ना, और बॉल ऐसे ही जाता है जैसा मैंने पाथ दिखाया है आपको। तो दिस इज कॉल्ड एज थीटा, इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दिस एंगल
can even be given with x axis और y axis. ये एंगल आपको x axis के साथ भी दिया हुआ हो सकता है या y के साथ भी हो सकता है, बट हम अपने डिस्कशन में अभी जो ये एंगल ले रहे हैं दैट वी आर टेकिंग विद x axis. ठीक है. दूसरी बात कि जब भी आप किसी बॉडी को थ्रो करते हो, है ना, तो आप किसी एंगल पे थ्रो करते हो और साथ साथ कुछ वेलोसिटी से थ्रो करते हो. तो मान लो कि देयर इज अ वेलोसिटी, लेट दैट वेलोसिटी इज u. So u is the net velocity with which you have thrown the object, and theta is that angle at which you have thrown the object. मैं रिपीट कर रहा हूं कि थीटा वो एंगल है जिस पे आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, और u वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है. अब यहां पर देखो, आप पूरी की पूरी कहानी वेक्टर की यूज होगी, और मैंने वेक्टर में बार बार बोला था कि दिस चैप्टर इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इट विल बी यूज्ड इन ईच एंड एवरी चैप्टर जो आने वाले हैं. अब देखिए सर, आपको याद होगा कि वेक्टर्स में मैंने आपको बताया था कि इफ वी हैव अ वेक्टर लाइक दिस, अगर कोई भी वेक्टर ये एंगल है, तो मैंने आपसे बोला था कि वी कैन टेक इट्स कंपोनेंट. एक कंपोनेंट उसका एक्स एक्सिस पे आएगा जिसको हम लिख सकते हैं a cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट y एक्सिस पे आएगा उसको हम लिख सकते हैं a sin थीटा. अगर एंगल x एक्सिस के साथ है तो हम ऐसे लिखेंगे, और अगर एंगल ऑफ द वेक्टर इज गिवन विथ y एक्सिस, राइट, तो उस केस में आप इसको लिखेंगे a cos थीटा और इसको लिखेंगे a sin थीटा. अब ये बात याद रखनी पड़ेगी आपको. ठीक है. अब यही काम हम यहां पर करेंगे. देखो, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी विदाउट एनी डाउट. तो वेलोसिटी को भी हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, और वही पार्ट जो होते हैं वो उसके कंपोनेंट कहलाते हैं. तो वेलोसिटी का दो पार्ट क्या क्या होगा, तो देखो यहां पर हमने एंगल x के साथ लिया है, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं. इसको हम कहेंगे u cos थीटा और इसको हम कहेंगे u sin थीटा. क्लियर हो गई बात कि हमने वेलोसिटी को पहले तो दो पार्ट में ब्रेक कर दिया. देखो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी रिस्पांसिबल फॉर द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, and vertical velocity will be responsible for the motion of projectile in the vertical direction. Horizontal वाली horizontal direction में चलाएगी बॉडी को, और vertical velocity vertical direction में चलाएगी. अब मैं दोनों एक्सिस के along बातों को अलग अलग करके लिख रहा हूं. देखो, along x axis and along y axis. पहले तो इन बातों को हम समझ लें. along y axis, ठीक है, इन दोनों एक्सिस के along आप चीजों को समझें. एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग, अगर आप ध्यान से देखो तो हम कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज u cos थीटा. भाई, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी यही हो गई ना, और वाई एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी वुड बी u sin थीटा. दिस इज द वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस व्हिच इज इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, राइट. अब मेरा पॉइंट, लिसन टू माय नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है. अब मेरा सेकंड पॉइंट सुनिए आप सारे. बेटा, मुझे एक बात बताओ, इस केस में x एक्सिस के अलोंग फोर्स है या y एक्सिस के अलोंग फोर्स है? इन विच एक्सिस डू वी हैव फोर्स? मैंने बोला ना कि सिर्फ अर्थ फोर्स लगा रहा होगा, तो अर्थ किस एक्सिस के अलोंग फोर्स लगाता है, x या y या दोनों? X. डाउनवर्ड. डाउनवर्ड. y बेटा, सक्षम x नहीं बच्चे, y. ठीक है. अर्थ जो इस पे फोर्स लगाएगा दैट इट विल एक्सर्ट द फोर्स ओनली अलोंग y axis, because earth always हर बॉडी को अपनी तरफ खींचता है. it always attracts a body towards its center. तो फोर्स हमेशा y axis के along है. अब देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, there is no force along x axis, मतलब force along x axis is equal to 0. there is a force along y axis and that is equal to mg. अब मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, आपने क्लास 9th में शायद ये पढ़ा हो कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज फोर्स अपॉन मास, न्यूटन सेकंड लॉ. याद आया? यस सर. तो अगर मैं यहाँ पर देखो फोर्स अलोंग वाई एक्सिस कितना है, mg, तो एक्सेलरेशन अगर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, mg बाई मास. मास से मास कैंसिल, तो एक्सेलरेशन जो इस बॉडी पे लग रहा है दैट इज ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज अ स्मॉल g, राइट. ये मैंने पूरा आपको बता दिया कि कैसे आया, बट इस बात को याद रखो, नॉर्मल हम कह सकते हैं कि इस पे सिर्फ एक ही इफेक्ट एक्ट कर रहा है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. तो एक्सेलरेशन भी एक ही लग रहा होगा, दैट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g. बट x एक्सिस के along there is no force, so there will be no acceleration. That acceleration will be 0. There will be acceleration along y axis, but there will be no acceleration along x axis. मुझे एक बात बताओ, आप मुझे बताओ, आप लोग सारे, बेटा, अगर if there is no acceleration,
What does it mean? Does the velocity change or not? What will it It's mean? not changed. Obviously, when there is no acceleration, I can simply say that the velocity is not changing. कह सकता हूं मैं भाई Yeah. acceleration और velocity का क्या relation है? Change of velocity divided by time. If acceleration is zero, means change of velocity is also zero, because time तो zero नहीं हो सकता ना. तो acceleration zero का मतलब velocity change नहीं हो रही है. इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि there will be no change in the velocity along horizontal direction. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. जो भी चेंज आएगा वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा. फिर से मेरी बात सुनो, मतलब किसी भी टाइम के बाद एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी दैट विल स्टिल बी यू cos थीटा. इसमें कोई चेंज नहीं आएगा सर. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन. भाई देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, बट देयर विल बी अ चेंज in the velocity along y axis. फिर से मेरी बात सुनो, x axis के along कोई change नहीं आएगा, but y axis के along change आएगा, because y axis के along acceleration है. ठीक है, तो आपको याद होगा कि जब भी मोशन में एक्सेलरेशन होता है तो हम यही तो लिखते हैं ना, v is equal to u plus at. अगर आपको याद हो कि किसी भी टाइम के बाद what will be velocity, if body में एक्सेलरेशन है तो velocity change हो रही है. तो किसी भी टाइम के बाद what would be the velocity? The velocity can be written as u plus at, where u is initial velocity and t is time. याद आ रहा है? तो y axis के along किसी भी टाइम के बाद अगर मैं velocity लिखूं तो मैं लिख सकता हूं velocity along y axis initial वाली minus of gt, where minus, why are you using minus? Because मैंने हमेशा बताया कि g will always be taken to be negative. Why? Because g की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम इसके साथ कैसा साइन लगा देते हैं? माइनस. इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज रिस्पॉन्ड. तो इसका Yes, मतलब sir. बेटे, ओके, तो बेटे मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी, बिकॉज u y की वैल्यू क्या है बेटा? तो u y की वैल्यू u साइन थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं u साइन थीटा माइनस जी टी. मतलब ultimately projectile will always have two velocity, one along x axis, another one along y axis. x axis में velocity में कोई change नहीं आएगा, y axis के along velocity में change आएगा, और y axis के along किसी भी टाइम के सर बाद. ये वेलोसिटी आई कैसे दोनों की? कौन सी वाली? इनिशियल या फाइनल? सर दोनों नहीं, फाइनल. फाइनल में मैं बेटा मैंने ये बोला ना कि इफ यू डोंट हैव एक्सेलरेशन, मान लो if body doesn't have any acceleration, तो what does it mean जानवी? velocity constant है या change The होगी? body will not change. Its velocity, right? Constant. Constant रहेगी velocity. इसका मतलब x axis के along there is no acceleration, right? x axis के along there is no acceleration. तो अगर जो Yes. velocity हमारा किसी भी टाइम पे velocity अगर मैं देखूं तो वो हमेशा सेम रहेगी, जो इनिशियल थी वही velocity किसी भी टाइम पे मिलेगी हमें. Yes, sir. करेक्ट है? Yes, sir. But y axis के along there is acceleration. See this, y axis के along there is acceleration. तो अगर मोशन एक्सेलरेटेड हो तो किसी भी टाइम के बाद हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? ये इक्वेशन ऑफ मोशन याद करो, v is equal to u plus at, Yes, फाइनल sir. वेलोसिटी है ना. तो बस इसको यूज किया है, फाइनल वेलोसिटी along y axis is equal to initial velocity minus of gt. Why we have taken a minus sign here? Because g की direction is always negative, that is why we have taken a minus sign. सर प्लस लिया तो वेलोसिटी में साइन चेंज करना पड़ेगा ना, हाँ हाँ, क्योंकि सर But you- हम ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, लेकिन अगर हो सकता है कि हम वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में भी हम साइन चेंज कर सकते हैं और उसको फिर प्लस रखें. नहीं, वो अगर वेलोसिटी देखो, जब आप ऐसे ले लोगे ना तो वेलोसिटी अगर निगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि दैट वेलोसिटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और अगर ये वेलोसिटी पॉजिटिव आए तो इसका मतलब होगा कि दैट वेलोसिटी इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. मतलब यू डोंट नीड टू चेंज द साइन ऑफ वेलोसिटी, दिस इक्वेशन विल इटसेल्फ गिव यू द साइन. ओके सर. हाँ, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि हमें चेंज करना पड़ेगा. हाँ, वो मुश्किल हो जाएगा और उस पर सोचना भी नहीं है आपको. दिस इक्वेशन विल गिव यू द पॉजिटिव रिजल्ट और नेगेटिव रिजल्ट, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डेटा. तो उससे हम समझ सकते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव रहेगी, मतलब अपवर्ड रहेगी या डाउनवर्ड रहेगी, वो आपको वहीं से समझ आ जाएगा.
हाँ, क्योंकि Clear है? सर मैं इसलिए बोल रही थी कि जैसे कि अगर हम बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी हम नेगेटिव ही लेंगे। नहीं, उससे वेलोसिटी आपको नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है, सिर्फ जी के साथ आपको माइनस लगाना है। अच्छा, वेलोसिटी पॉजिटिव ही लेंगे। हाँ, ओके। you don't need to change the sign of velocity, you just take g as negative। अगर फाइनल वेलोसिटी का साइन नेगेटिव आ गया तो वो खुद ही बता, उसका मतलब हो जाएगा कि आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और अगर पॉजिटिव आ गया तो अपवर्ड है। क्यों मैं इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूं? अब मेरा सेकंड पॉइंट सुनो। मैंने आपसे बोला है कि देयर विल बी नो, कि अगर जैसे कि कोई भी वेलोसिटी दी हुई है, पॉजिटिव दी हुई है, लेकिन हम बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो फिर कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव ही रखना। हाँ वही है, लेकिन मुझे लग रहा था कि नेगेटिव आएगा क्योंकि डाउनवर्ड में नेगेटिव ही होता है तो ऊपर जाके पॉजिटिव। 2 मिनट सुन लो तो मेरी बात आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी। देखो, इस केस में मैंने आपसे बोला है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, यही तो हो रहा है। इसका मतलब मैं किसी इस पॉइंट पे बात करूं, किसी इस पॉइंट पे, तो मेरी बात सुनो। मैं इसमें कहूंगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी यहां पर कुछ और हो गई होगी, समझ रहे हो? हॉरिजॉन्टल वाली तो अभी भी u cos थीटा रहेगी, अभी भी u cos थीटा रहेगी, बट वर्टिकल वाली कितने टाइम के बाद ये होगा, वो चेंज हो चुकी होगी, तो वर्टिकल वाली चेंज हो रही है, हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर? मुझे एक बात बताओ कि इस प्रोजेक्टाइल को अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको दो बातें समझ में आ रही होंगी कि पहले ये बॉडी ऊपर जा रही थी और उसके बाद ये बॉडी नीचे आ रही है, दिख रहा है आपको बेटे? यस ऐसा क्यों हो रहा है? पहले बॉडी ऊपर जा रही थी और फिर नीचे आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है? क्योंकि सर वो अपना अब वेलोसिटी लूज कर रही है, मतलब हाँ, जब ऊपर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जब बॉडी ऊपर जा रही है तो अर्थ उसको किधर अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे, और बॉडी किधर जा रही है, ऊपर। तो आपका फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है ना, आपका फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो बिकॉज योर फोर्स इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। इसलिए वो डिक्रीज होते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो। जहां पर ये वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी जीरो हो गई, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी जीरो हो गई, वहां के बाद बॉडी फर्दर और ऊपर नहीं जाएगा, बॉडी उसके बाद कहां आएगा, तो उसके बाद बॉडी नीचे आना स्टार्ट करेगा। भाई सबको समझ आ रही है बात? प्लीज सारे बच्चे रिस्पॉन्ड करें। यस सर। यस सर। ठीक, जब बॉडी ऊपर जा रही थी तो उसको फोर्स सपोर्ट नहीं कर रहा है, फोर्स उस मोशन को अपोज कर रहा है, तो बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती गई, डिक्रीज होते होते एक फाइनली हाइट पे जाके वो जीरो हो जाएगी। फिर वहां से बॉडी कहां जाने लगेगा, तो वहां के बाद बॉडी नीचे आने लगेगा। इसका मतलब इस टॉप पॉइंट के बाद वाई एक्सिस के अलोंग अगर मैं वेलोसिटी देखूं तो उसकी डायरेक्शन नीचे हो जाएगी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में लेकिन कोई चेंज नहीं आएगा सर। हॉरिजॉन्टल में तो ये अभी भी देख रहे हो सीधा ही जा रहा है, और हॉरिजॉन्टल में चेंज नहीं आएगा बिकॉज हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स का चक्कर नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल तो अभी भी सर यू cos थीटा है, बट वर्टिकल वाली वेलोसिटी जो है उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होगी और डायरेक्शन भी चेंज होगा। इसका मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल हमने थ्रो किया फ्रॉम ग्राउंड, इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट विल रिमेन सेम, बट वर्टिकल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ विल चेंज। ठीक है, सबको ये बात याद रखनी है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन सेम, बट वर्टिकल वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ विल चेंज। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, ठीक है, sir. इसको नोट करिए, नोट करिए, अभी और मैं चीजें समझाता हूं। सर नोटेड। ओके, जानवी नोट कर लिया आपने? Yes. ठीक है, अब देखो एक बात समझो यहाँ पर कि मैंने आपसे बोला है कि पार्टिकल किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखें, किसी भी पॉइंट पे, तो पार्टिकल विल हैव टू वेलोसिटीज, वन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन and another one along the vertical direction, and the velocity in the horizontal direction will be u cos theta, and in the vertical direction velocity can be written as equal to u sin theta minus of gt। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे बॉडी इज हैविंग टू वेलोसिटीज, राइट? तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे नेट वेलोसिटी लिखें, नेट मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में भी वेलोसिटी है और वर्टिकल में भी है, तो नेट क्या होगा, नेट दोनों वेलोसिटीज हैं,
तो आपको नहीं लगता कि नेट वेलोसिटी विल बी द वेक्टर सम ऑफ दीज टू वेलोसिटीज बेटे? सोच के देखो, ये बात वही हो गई ना 2 डायमेंशन में। अगर मैं आपसे कहूं इधर 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है और इधर वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड, तो व्हाट विल यू डू टू ऐड द टू वेलोसिटी? ऑब्वियसली वेक्टर मेथड यूज करोगे ना बच्चे, Yes. बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप उसको नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते, आपको वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो अगर आप नेट वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, मेरी बात पहले सुन लो, vx स्क्वायर प्लस ऑफ vy स्क्वायर प्लस ऑफ 2vx vy cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, ऐसे ही तो लिखोगे, है ना, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। cos 90 वाला ये पूरा टर्म विल बिकम जीरो, बिकॉज cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो नेट वेलोसिटी बेटे आपकी क्या लिखोगे? अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस ऑफ vy स्क्वायर, ठीक है। और इसी नेट वेलोसिटी को फर्दर आप कैसे लिख सकते हो? तो देखो, मैंने बोला vx तो ऑलवेज u cos थीटा रहेगा, vx will remain u cos theta always, तो this will be written as u cos theta का स्क्वायर प्लस ऑफ vy की वैल्यू किसी भी टाइम के बाद उसको हम कैसे लिख सकते हैं? u sin theta माइनस ऑफ gt स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द नेट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर एनी टाइम, किसी भी टाइम के बाद, ठीक है, समझे? वेक्टर सम किया है, क्यों किया है, सबको क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। दूसरी बात, अगर आप इस नेट वेलोसिटी को देखो तो ये कुछ एंगल भी तो बना रहा होगा ना। मान लो इस एंगल का नाम अल्फा है, मान लो, तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? तो बेटा इधर अगर vy है तो इस vy को मैं इधर भी शो कर सकता हूं, इधर भी, इधर vy शो कर सकता हूं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये पूरा, यू कैन सी दिस एज अ ट्रायंगल, ये पूरा, ये ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, tan अल्फा इज इक्वल टू vy अपॉन vx। देख लो, मतलब मैं tan अल्फा को ऐसे भी लिख सकता हूं कि vy इज व्हाट, vy इज u sin थीटा माइनस ऑफ gt अपॉन vx इज व्हाट, तो vx इज इक्वल टू u cos थीटा। मतलब अल्फा अगर मुझे निकालना हो तो मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स u sin थीटा माइनस ऑफ gt अपॉन u cos थीटा। ये आपको डायरेक्शन बताएगा उस नेट वेलोसिटी की। और सर This will पहले वाला मैग्नीट्यूड। yes, and this will give you the magnitude. This is the magnitude of net velocity, ठीक है, and that will give you the direction of net velocity. क्योंकि बेटा आप velocity की बात कर रहे हो, and velocity is a vector quantity, तो it will have both magnitude as well as direction. तो किसी भी टाइम के बाद what would be the net velocity and what would be its direction, that can be calculated by these formulas. आप पहले इसको नोट कर लो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। सर मुझे ना सिर्फ एक वो नहीं समझ आया जो आपने अभी रिजल्टेंट फाइंड करा था, Like, वो क्यों करा, वो थोड़ा अच्छे से नहीं, 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 नहीं समझा, फिर से बोलो, क्या नहीं समझ आया तुमको? अरे सर जो आपने इसमें वीनेट निकाला है ना, जी, रिजल्टेंट फाइंड करा है आपने जिसमें, वो मुझे समझ नहीं आया वो क्यों किया। वो क्यों किया? बिकॉज देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी तो वही है, बट वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज कर रही है ना, यस। है ना। और किसी भी टाइम पे व्हाट वुड बी द नेट वेलोसिटी? मान लो इस बात को ऐसे समझो कि आप और आपका भाई दोनों साथ में कोई कुछ कर रहे हो, मतलब मान लो कोई बिजनेस कर रहे हो, आपके पास जो अमाउंट है दैट इज फिक्स्ड। मान लो आपके पास 10,000 रुपए हैं एंड दैट 10,000 दैट यू हैव इज फिक्स्ड, इट इज नॉट चेंजिंग। बट आपके भाई के पास जो अमाउंट है दैट इज चेंजिंग। इनिशियली इट वाज 10,000, देन इट बिकम 20,000। तो किसी भी टाइम के बाद जब आप टोटल अमाउंट निकालोगे तो दैट वुड बी द सम ऑफ योर अमाउंट एंड योर ब्रदर्स अमाउंट। इज इट करेक्ट? ओके, अच्छा ठीक है। है ना। तो वही चीज है यहाँ पर कि नेट वेलोसिटी इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ द टू वेलोसिटीज, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं आ रहा, बट वर्टिकल इज चेंजिंग, एंड सिंस वर्टिकल इज चेंजिंग, तो दैट इज व्हाई देयर विल बी इफेक्ट ऑन नेट वेलोसिटी। तो आपको नेट तो निकालना पड़ेगा किसी भी टाइम के बाद। ओके सर, ठीक है, समझ। ओके, सबने नोट कर लिया? कैन आई टेक एन एग्जांपल? नो सर। ओके, नोट करके बताइए, तो मैं एक एग्जांपल प्रॉब्लम लेता हूं।
डन सर। ओके अब देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट। देखो सिंपल सा, मैं उसका कोई स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, आई एम जस्ट गिविंग यू द डायग्राम फॉर दिस। कि मान लो मैंने यहाँ से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका है यहाँ से, and this I have thrown this projectile with a velocity of 50 meter per second at an angle of 37 degree. This angle is angle of projection and this is the initial velocity, initial net velocity, right? अब आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि find net velocity of projectile after 2 seconds. आपको बताना है कि what would be the net velocity of this projectile after 2 seconds. क्लियर है? तो आपको मालूम है कि किसी भी टाइम के बाद net velocity would be the vector sum of horizontal velocity and as well as vertical velocity. मतलब सर किसी भी टाइम 37 के डिग्री बाद, की वैल्यू क्या होती है? अभी बता रहा हूं, किसी भी टाइम के बाद जो नेट वेलोसिटी होगी that would be the sum of horizontal velocity and vertical velocity. तो चलो देखते हैं। उससे पहले sin 37 is equal to 3/5 and cos 37 is 4/5. You have to remember these angles. यस सर। ठीक है, ओके। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, पहले तो आप इनिशियल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी निकाल लें। ux अगर आप निकालेंगे तो ux will be equal to 50 cos 37, राइट? और uy की वैल्यू अगर आप निकालें तो ये होगा कितना, तो दिस विल बी इक्वल टू 50 sin of 37 डिग्री। दीज आर टू वैल्यूज ऑफ वेलोसिटीज, राइट? इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे अभी। ux की वैल्यू सर 50 cos 37 is 4/5, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। और uy की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो 50 sin 37 that is 3/5, तो दिस विल बी इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। दिस वी हैव इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो बेटा मुझे एक बात बताओ, जानवी, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस किसी भी टाइम के बाद, आफ्टर एनी टाइम और आफ्टर 2 सेकंड्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस? So constant, that is Yes, 40 that is meter per second. very good. That will still remain as 40 meter per second, no doubt about it. But along y axis क्या होएगा? तो y axis के along सर velocity change होगी। तो वो कैसे लिखेंगे? वो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, which is uy minus of gt, right? और uy की वैल्यू कितनी है सर? तो uy की वैल्यू है 30, g की वैल्यू 10 ले लो फिलहाल, and this is 2. तो this will come out to be equal to कितना, 10 मीटर पर सेकंड। इज इट करेक्ट? यस सर। ये कितना आ गया, 10 आ गया। अब मेरी बात यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनो, अलवीरा, यू आर आस्किंग दिस कि यहाँ पर देखो, आई डिडंट पुट एनी साइन विद vy and I am getting the result positive. ठीक है, the final result of mine is positive. Is it clear? This Yes. means that कि this vy after 2 seconds, this vy will still be in the positive direction. अगर ये नेगेटिव आ जाता तो इसका मतलब होता है कि इतने टाइम के बाद इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव हो गई, बट अभी ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब है कि द वेलोसिटी इज स्टिल इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब है कि वी हैव टू वेलोसिटीज। अब देखो दो वेलोसिटी है, सिंपल सी बात है वेक्टर ही कॉन्सेप्ट। मैं फॉर्मूला नहीं भी लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वेक्टर पता होना चाहिए। ux 40 है सर, ये 10 है, इन दोनों का रिजल्ट निकालना है। ये दो वेक्टर है मेरे और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट दैट इज नेट वेलोसिटी विल बी सिंपली रिटन एज 40 का स्क्वायर प्लस ऑफ 10 का स्क्वायर, दैट्स इट। अब जो भी आ जाए सॉल्व करके, दिस विल बी द नेट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स। इज इट क्लियर? यस सर। तो इसमें cos थीटा ये सब यूज नहीं करेंगे ना? बेटा करा ना, बिना करे ये वैल्यू थोड़ी आई। देखो cos 37 की वैल्यू वी पुट इट एज 4/5, देन वी हैव गॉट दिस वैल्यू। नो सर, जो हमारी वैल्यू थी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाली। नहीं वही करा है। ये जो रिजल्ट है ना वो हम डायरेक्टली इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज़ वी आर हैविंग द एंगल इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन दीस टू वेक्टर्स। ओके। किया हमने वही है, बट द एंगल इज 90, हेंस द cos 90 वाला पार्ट विल बिकम 0, सो आई डोंट हैव टू राइट दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज़ वी नो दैट इफ यू हैव टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उस केस में आपको बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख दीजिए अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट्स इट। सर यहाँ पे अच्छा परपेंडिकुलर हो गया उससे लिए। यस बिकॉज़ बोथ आर मैं अभी तक परपेंडिकुलर। 37 ही सोच रही थी। नहीं
वो तो 37 इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि आपने इस एंगल पे फेंका था, ठीक है, इस एंगल पे आपने फेंका था, राइट, बट किसी भी इंस्टेंट पे इफ यू चेक द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी, तो वो तो हमेशा 90 है ना। तो सर ये 37 क्या है? ये तो वो एंगल है जिस एंगल पे आपने बॉडी को फेंका है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आपने कभी लेकिन अगर बॉडी कभी फिर मतलब परपेंडिकुलर कैसे हो गई? अरे बहुत ही परपेंडिकुलर नहीं हुई, उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। ये नोट कर लिया आपने अलवीरा? पहले ये बताइए। कर लिया सर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, फॉरगेट अबाउट दिस, मुझे एक बात बताइए, इफ यू रिमेंबर द resolution of vector, I have this vector and this angle is theta. If I'll take its two components, that is along x and y, these two components will be perpendicular to each other or not? This ax and this ay, which will be the अच्छा component. सर, समझ गई। समझ गई? तो you are adding the हाँ, two parts, right? वो जो हाँ। 37 है, वो तो वो बता रहा है आपको कि आपने इतने एंगल पे विथ रिस्पेक्ट टू द अच्छा, हमने ग्राउंड, एट रिजॉल्व दैट कर एंगल यू लिया फॉलो ना, द बॉडी। इसीलिए। हाँ, उसको रिजॉल्व कर लिया। तो रिजॉल्व कर लिया तो यू हैव गॉट द टू कंपोनेंट्स एंड दैट टू कंपोनेंट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, बिकॉज है ना, बिकॉज वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है सर। ओके, तो पहला पॉइंट सबको क्लियर है? तारिक भाई, सक्षम? यस सर। ठीक है, अभी और भी कई सारे डेरिवेशन है, अगर कोई भी इशू हो तो पूछिएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि वेक्टर अगर आपको आता है तो ये सारी चीजें समझ आएंगी। अगर आपको वेक्टर भूल गए हो ना, तो फिर तो सर बहुत मुश्किल काम है, फिर यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर आई टीच। तो इसलिए यू हैव टू कीप रिवाइजिंग योर वेक्टर कॉन्सेप्ट। यस। ठीक है, अब इसका दूसरा कुछ और चीजों पर डिस्कशन करते हैं। चलो देखो बेटा, आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फेंका, ये दूसरा फॉर्मूला अभी ड्राइव करूंगा, ध्यान से सुनो। यहाँ से मैंने प्रोजेक्टाइल को फेंका, प्रोजेक्टाइल लैंड से, राइट? तो ये आपने ग्राउंड से फेंका था, तो आफ्टर सम टाइम इट विल अगेन हिट द ग्राउंड। ये तो मानते हो कि अगर आपने प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से फेंका तो वापस ये ग्राउंड पे आके गिरेगा, ये तो मानते हो। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कुछ टाइम लगेगा ना इसको। आपने ग्राउंड से फेंका और वापस वो ग्राउंड पे आके गिरा, तो कुछ तो टाइम लगेगा। वो टाइम कितना लगेगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक छोटा सा पॉइंट लिखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये दूसरा फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं, विच इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इज बेसिकली द टोटल टाइम आफ्टर विच प्रोजेक्टाइल विल हिट द ग्राउंड अगेन। मतलब कितने टाइम के बाद वो वापस ग्राउंड पे आके गिरेगा, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। सबको क्लियर है क्या पढ़ने वाले हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट वो टोटल टाइम है आफ्टर विच द प्रोजेक्टाइल विल हिट ग्राउंड अगेन। इज इट क्लियर? Yes. अब देखो ये कितना होगा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दिस। अब ध्यान से सुनिए बेटा, मान लीजिए मैंने ये प्रोजेक्टाइल फेंका, आई हैव थ्रोन दिस प्रोजेक्टाइल एट सम एंगल, लेट दैट एंगल बी प्रोजेक्शन बी थीटा विद अ वेलोसिटी यू। फिर से वही सारी चीजें आप रिजॉल्व करिए इन दोनों वेलोसिटीज को। If you resolve these two velocities, you will get the two component. One would be u cos theta and another would be u sin theta. ये इनिशियली हमने रिजॉल्व किया है, ये तब का कंपोनेंट है जब वेलोसिटी u थी, राइट? अब मेरी बात, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने ग्राउंड से फेंका एंड बॉडी अगेन हिट्स द ग्राउंड बैक, मुझे ये बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? कौन बताएगा? मैंने किसी बॉडी को वर्टिकली ऊपर फेंका और वो वापस आके वहीं गिर जाए, तो what would be the displacement along vertical direction? जीरो। Of course zero। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका मतलब अगर मैं इस केस में along y axis अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूं, डिस्प्लेसमेंट, तो आपको एक बात मालूम है कि y axis का along जो डिस्प्लेसमेंट होता है, या किसी भी along डिस्प्लेसमेंट अगर मोशन एक्सेलरेटेड है, तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ut plus half at square। डू यू रिमेंबर दैट? Yes. ठीक है, बस इसमें एक डिफरेंस आ रहा है। वो क्या डिफरेंस आ रहा है कि हमने यहाँ माइनस लगाया है और एक्सेलरेशन क्या है, g। ये माइनस इसीलिए लगा है बिकॉज g इज नेगेटिव, करेक्ट है। और ये t मैंने कैपिटल लिखा है, वेयर t आई एम अज्यूमिंग एज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। t का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, मतलब टोटल टाइम। अच्छा, इस टोटल टाइम का मतलब कि भाई यहाँ गिर गया वापस, यही तो मतलब हुआ। तो अगर ये टोटल टाइम का मतलब है कि यहीं वापस गिर रहा है ये, तो आप में से कोई मुझे बताएगा, आपने मुझे बताया कि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो मैं ये कह सकता हूं कि सर अगर आपने ग्राउंड से फेंका और वो वापस ग्राउंड पे ही आके गिरा है,
तो मैं ये नहीं कह सकता कि डिस्प्लेसमेंट इज 0, बिकॉज इस इक्वेशन में जो ये होता है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है. टेल मी यस और नो. यस Yes, sir. Yes, ठीक sir. है. और इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस का लॉन्ग कितनी है बच्चे? तो वो है u sin Sir, थीटा. it's not falling on the same place. नहीं, it is not falling, but along y axis, think about along y axis. This distance that you are getting is along x axis, that you have to understand. But along y axis what is happening? मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहां से स्टार्ट हुआ और यहां आके पहुंचा, है ना, तो मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हुआ when I have moved from a to b? Which axis has changed? The x-axis. Only x. Although I am reaching to a new position, but that new position is along x axis. That new position is not along y axis. Is it clear? Yes, sir. got it. है ना. तो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट बेटा. इसीलिए मैंने इस मोशन में यहाँ पर मेंशन करा है कि इट इज अलोंग एक्स एक्सिस. आई एम नॉट कंसिडरिंग, सॉरी, दिस इज अलोंग वाई एक्सिस. आई एम नॉट कंसिडरिंग एक्स एक्सिस राइट नाउ बिकॉज आई डोंट नो कि वो एक्स में कहां पर गिरा है, वो मुझे नहीं पता है. बट वाई में मुझे एक बात श्योर है कि वाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 है. ठीक है. यस Yes, So sir. minus Yes. of half into gt square. So this will be written as equal to u sin theta multiplied by g is equal to half multiplied by g multiplied by t squared. There will be a cancellation of 1t. So what we'll be getting from this is time of flight is equal to 2u sin theta divided by g. This is the total time of flight that we have got. इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में if you, अच्छा, ये जो अब ये मत कह देना कि दिस टाइम वी हैव गॉट ओनली अलोंग वाई एक्सिस. नहीं, ऑल्दो वी हैव कैलकुलेटेड दिस टाइम ऑफ फ्लाइट यूजिंग द मोशन अलोंग वाई एक्सिस, बट ये टाइम एक्स एक्सिस के अलोंग भी कोई पूछे तो भी तो आप यही कहोगे ना कि एक्स डायरेक्शन में भी उसको ये डिस्टेंस कवर करने में इतना ही टाइम लगा है जितना वाई डायरेक्शन में लगा है. टाइम तो टाइम है भाई, वो तो सेम होगा ना. यस ठीक है. तो आइदर यू कवर दिस डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस और यू कवर दिस डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, दैट हैज टू बी सेम. तो मतलब पूरी कहानी का मतलब क्या है कि पूरी स्टोरी की मीनिंग ये है कि द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g फॉर अ प्रोजेक्टाइल. मतलब आपने उसको फेंका और वापस वो ग्राउंड पे गिरेगा, दैट वुड बी 2u sin थीटा. मतलब सर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा लेकिन हॉरिजॉन्टल में हो रहा है. यस, वर्टिकल डायरेक्शन में पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, बट हाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा होगा. है. यस, सर ऐसा कि अलोंग एक्स एक्सिस भी हो सकता है. कि मतलब एक्स एक्सिस में कोई चेंज ना है. हाँ ऐसा. नहीं, प्रोजेक्टाइल के केस में ऐसा नहीं होगा. प्रोजेक्टाइल के केस में डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस विल बी 0, नॉट अलोंग एक्स एक्सिस. अगर एक्स एक्सिस के अलोंग भी हाँ, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ये हो सकता है कि मतलब आपने ऐसे फेंका और ये बॉडी बहुत वापस आके नीचे आ यहीं गिर गई. जाए, वहीं उसी पे प्लेस आके गिर पे. जाए, तो एक्स हाँ भी 0 वाई भी 0, तो इट विल नॉट बी प्रोजेक्टाइल, इट विल बी मोशन अंडर ग्रेविटी. हाँ क्योंकि वो फिर 1D हो जाएगा. 1D हो जाएगा. ओके भाई ये नोट कर लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. जैसे जस्ट फॉर अ बेसिक एग्जांपल, अगर आपसे कोई कहे कि भाई ये प्रोजेक्टाइल हमने यहाँ से फेंक दिया, अगर आप ऐसा मान लीजिए कि आई हैव थ्रोन अ प्रोजेक्टाइल दिस वे, और ये प्रोजेक्टाइल को आपने यहाँ से फेंका और कुछ मान लो कि कुछ भी एंगल पे फेंक दिया, कुछ भी वेलोसिटी से फेंक दिया, लेट्स से कि आपने फेंक दिया 20√2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. यू हैव थ्रोन दिस एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. तो आपसे कोई बोल दे कि व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर व्हिच इट विल हिट द ग्राउंड अगेन, तो मैं सिंपली ये कहूंगा कि द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वुड बी नथिंग बट 2u sin थीटा by g. मतलब 2 multiplied by u. u is this velocity, right? So that will be written as 20√2 into sine of 45 divided by g. Let me take this as 10, right? तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 10 20 मतलब this will become 2√2. Sine 45 is 1/√2. तो √2 cancels out by √2. This will be equal to 2 seconds. Is it clear? This is how time of flight is calculated. सर क्लियर है ये? Yes, sir. यस. अच्छा, इसमें एक बात याद रख सकते हो आप कि जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगता है, मतलब टू रीच टू अ हाइट, जहां से ये फिर वापस आ रहा है ना, तो जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंचा, जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंचा, उतने ही टाइम में ये फिर ऊपर से नीचे भी पहुंचेगा. समझ रहे हैं आप?
Yes. मतलब जितने टाइम में ये ऊपर गया था उतने ही टाइम में फिर ऊपर से नीचे भी पहुंचेगा। ये कब? व्हेन वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी एयर रेजिस्टेंस, यू हैव टू रिमेंबर दैट। ये जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं इसमें हम एयर का इफेक्ट कंसीडर नहीं कर रहे हैं, एयर का रेजिस्टेंस हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। वी विल नॉट बी Acceleration due to कंसीडरिंग gravity. जी। सर मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। Yes, you are only considering the acceleration due to gravity. You are not considering any other effects. वो कोई सा भी इफेक्ट हो हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे। वी आर नेग्लेक्टिंग ऑल दोज इफेक्ट्स, राइट? उस केस में दिस इज द केस कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में। फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ ज्यादा फिजिक्स के मतलब शौक हो जाए आपको और आप जाके ये एक्सपेरिमेंट करने लग जाओ कि आप किसी बॉडी को ऐसा फेंको और आप टाइम मेजर करो, आप कहोगे कि हमें जो पढ़ाया गया था वह वो तो नहीं आ रहा, ऊपर जाने का टाइम अलग कैलकुलेट हो रहा है मतलब प्रैक्टिकली, और नीचे आने का टाइम अलग कैलकुलेट हो रहा है, तुम कहो कि मास्टर ने गलत पढ़ाया था। तो ये तब का केस है व्हेन वी आर नॉट कंसीडरिंग एयर। बट रियल लाइफ में एयर का रेजिस्टेंस और एयर का इफेक्ट भी होता है, दैट वी आर नॉट कंसीडरिंग इट। क्लियर? सर अगर वो कंसीडर करेंगे तो उसका कुछ अलग होता है क्या? वो तो लाइक कर ही नहीं पाएंगे कुछ। क्या नहीं कर पाएंगे? सर लाइक अगर हम एयर रेजिस्टेंस को या फिर इन सब चीजों को कंसीडर करने वो लगे कर पाएंगे तो बट वो दैट इज नॉट आवर कप ऑफ टी राइट नाउ, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आपका जो पोर्शन ऑफ सिलेबस है that is only confined to this part where only the mg is acting, there is no effect of air or anything else. ठीक है? ओके ओके, तो ये नोट कर लिया, आगे बढ़े। हम Yes, क्वेश्चंस और भी करेंगे बट आफ्टर ड्राइविंग ऑल द रिजल्ट्स। हम अभी पहले सारे जो डेरिवेशन पार्ट है, जो रिजल्ट डेराइव करना है वो सब हम कर लें, उसके बाद फिर हम आगे भी बात करते हैं। ठीक है? द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पॉइंट लिखो रेंज। नेक्स्ट लिखो रेंज। अब रेंज का मतलब समझो, अगर आपने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका बेटे, तो अभी हम यही बात कर रहे थे इतनी देर से कि कोई प्रोजेक्टाइल फेंका तो ऑल्दो दैट डजंट हैव एनी डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, बट एक्स एक्सिस के अलोंग तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है ना, या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ना बेटा। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज इट्स रेंज। इज इट क्लियर? आप नॉर्मल लाइफ में भी ये यूज करते हो कि भाई तुम्हारी रेंज क्या है, अगर तुम फेंक रहे हो तो तुम्हारे रेंज से ज्यादा तो मेरा रेंज है। रेंज का मतलब होता है कि आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो यहाँ पर जो हम प्रोजेक्टाइल में रेंज कहते हैं, रेंज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। सबको क्लियर है? रेंज का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अब मेरी बात समझो, मुझे कोई बताएगा कि विच वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिजॉन्टल मोशन? कौन सी वाली वेलोसिटी, यू cos थीटा या यू sin थीटा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या वर्टिकल वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल, Horizontal. राइट? वेरी गुड। और आपको ये भी मालूम है कि देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये भी आपको दिख रहा है। तो इफ देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, अगर हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं है, तो हमें मालूम है कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं यूज करना, हम तो डायरेक्टली लिख सकते हैं सर। डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम लिख सकते हैं या नहीं? व्हेन देयर इज नो एक्सेलरेशन। Yes, sir. Yes, बताओ, sir. yes, sir. है ना? ये तो हम लिख ही सकते हैं। When there is no acceleration, we can write this as simply as the product of velocity and time. तो देखिए मेरी बात सुनिएगा, अलवीरा एंड जानवी प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। इशिका, सब कुछ समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. ठीक है। रेंज को हम क्या लिखेंगे? रेंज का मतलब होगा सिंपली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय कितने टाइम के बाद ये यहाँ पर गिरा। तो ये कितने टाइम के बाद गिरा, दैट इज आवर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना? यही तो हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। कितने टाइम के बाद गिरा, दैट इज आवर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, उसी को हमने टोटल टाइम कहा था। तो रेंज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखो, हमें मालूम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो हमारा लिखा अभी हमने ड्राइव किया था, दैट इज 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। करेक्ट है? इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे बच्चे, रेंज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, या इसको ऐसे थोड़ा लिख देता हूं, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g, ऐसा लिख सकता हूं। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स आती है। मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला है, एक आइडेंटिटी है, 2 sin थीटा cos थीटा
is written as equal to sine 2 theta. This is the formula in mathematics. This is an identity in mathematics. कि 2 sin theta cos theta जो होता है वो sin 2 theta के बराबर होता है. क्लियर है? ये फॉर्मूला है ना, ये मैथ्स का पोर्शन है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. तो आप रेंज को ऐसे लिख सकते हो, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कितना, तो डिवाइडेड बाय जी. दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर योर रेंज. दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला फॉर योर रेंज. किसी को कोई इशू है तो बताएं. एन No, sir. यहां तक रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी. नोट करिए, अगर किसी को कोई इशू है प्लीज आस्क मी. Sir, range by you know horizontal displacement. जी जी जी, रेंज का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट वैसे ही जीरो है. Yes. तायरा देखो, रेंज बेटा मैंने बोला तायरा, रेंज इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप बेटा देखोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है. तो बिकॉज वी डोंट हैव एनी एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हम सिंपली वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और कौन सी वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कौन सी वाली, हॉरिजॉन्टल वाली. ठीक है, और टाइम कौन सा, तो जो टाइम यहां तक पहुंचने में लगा है, और वो टाइम क्या कहलाएगा, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक है, ओके. और कोई इशू? No, sir. सबने नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है, आगे सुनिए. तो दिस इज द रेंज. मतलब अगर आपसे कोई रेंज पूछ ले, अभी इस रेंज पे थोड़ी और बात करेंगे, बट उससे पहले और सुन लो कि अगर मान लो कि मैंने आपसे बोला सिंपली, बस वही बच्चों वाली बात, कि मान लो यहाँ से फेंका किसी प्रोजेक्टाइल को, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने फेंका 30 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री मान लो, और मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रेंज, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है. यहाँ पर रेंज की वैल्यू आपसे पूछ लूं मैं कि रेंज की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना है. अब क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा. ठीक है, क्या लिखेंगे आप, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय जी. अब मेरी बात सुनो भाई, सारे बच्चे सुनना, दिस थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री ना यहाँ पे सर. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ पर 2 थीटा करूंगा, क्योंकि हम साइन थीटा तो नहीं लिख रहे हैं, साइन 2 थीटा लिख रहे हैं, मतलब इसका डबल करना पड़ेगा. डबल करेंगे तो 2 इंटू 37, 2 इंटू 37 आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 74 आई गेस. दिस विल कम आउट टू बी 74. इज इट करेक्ट? 74 Yes, डिग्री sir. आएगा, है ना. 2 थीटा की वैल्यू 74. अब देखो एक प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर. प्रॉब्लम यह है कि वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ 74. We know the value of 37, but we don't know the value of 74. Is it clear to everyone? Yes. Yes, sir. तो सर अब क्या करें सर, हमें तो 74 की वैल्यू ही नहीं पता. तो बेटा जब ऐसे ऐसे केस में आप फंस रहे हो, तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना, जहां से हमने साइन 2 थीटा को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी. सोचो. Yes. ऐसे लिख सकते हैं. तो अगर हमने ऐसे लिख लिया तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, देखो u की जगह हम लिख देंगे 30 का स्क्वायर, ये फॉर्मूले वाला 2 एज इट इज, इसको हम लिख देंगे साइन थीटा मतलब साइन 37, फिर कॉस 37 डिवाइडेड बाय जी, जी की वैल्यू 10. ठीक है, अब तो सॉल्व कर सकते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, है ना, रेंज की वैल्यू फाइनली आप क्या लिखेंगे, तो 30 का स्क्वायर वो आप कर लीजिएगा इनटू 2 साइन 37 3/5 कॉस 37 4/5. हम कंफर्टेबली लिख पा रहे हैं. ठीक है, डिवाइडेड बाय 10. अब जो भी सॉल्व करके आ जाए दैट इज रेंज. क्लियर है? इसमें मुझे किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, सर हम यहाँ पर जी की वैल्यू में क्यों नहीं लेते नेगेटिव में, बिकॉज जानवी वी हैव ऑलरेडी टेकन जी इज नेगेटिव एंड देन वी हैव गॉट दिस फॉर्मूला. जानवी Derive करके सर मतलब. हाँ, ड्राइव करके ये फॉर्मूला है. तो मैंने इसीलिए नहीं पूछा था. अच्छा सॉरी जानवी एंड यस सक्षम. तो दैट इज व्हाई सक्षम ने पूछा था, सॉरी. तो सक्षम, we don't take the sign of g in the final formula because we have already considered the sign
of g, and then we have got this formula, so we don't need to put the negative sign again. Okay, sir. Okay, प्लीज इसको नोट करिए, आगे बात करते हैं. So we have understood what is time of flight, we have understood what is the range. अभी रेंज पे थोड़ी सी और बात है, पहले इसको नोट कर लो जल्दी से, हरिया. जैसे नेट तो आपका चल रहा है, खाली पासवर्ड जो है वो वही रह गया. पासवर्ड में 3 नंबर है, 71147086. अभी कुछ नहीं, आप नेट चला सकते हो. नेट सर नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक है, अब मेरी बात सुनिए. अब रेंज पे एक और बात मैं आपको समझाता हूँ. पहले प्रैक्टिकल लाइफ से अगर तुम उसको कनेक्ट कर पाओ तो मजा आए. सबसे मैं पूछ रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ से अगर आप कनेक्ट कर पाओ तो मजा आए. मुझे एक बात बताओ, मान लो, सोच के देखो, मान लो मैं, मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी, मान लो, मेरी बात सुना अलवीरा एंड ऑल प्लीज, मैक्सिमम मैं किसी बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंक सकता हूँ, मैक्सिमम. इससे ज्यादा मेरी वेलोसिटी नहीं है, मान लो. मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इससे फेंकूंगा तो यहां गिरेगा कहीं आके. अगर आप सोचो कि मैं ये तो चेंज कर सकता हूं ना कि कितने एंगल पे मैं फेंक रहा हूं, आई कैन चेंज दिस एंगल. नहीं यार, Yes, बात sir. नहीं भाई, मैं वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकता मान लीजिए, बट मैं एंगल चेंज कर सकता हूं. अगर मैं एंगल को चेंज करूं तो आपको नहीं लगता कि रेंज चेंज हो जाएगा? सोच के देखो, पहले प्रैक्टिकली सोचो, मैथ्स मैथमेटिकली मैं समझा दूंगा. अगर आप Yes, sir. एंगल को चेंज कर दो तो आप देखोगे कि आपका रेंज चेंज हो जाएगा, ऑल्दो यू डोंट चेंज द वेलोसिटी, बट अगर आप एंगल को चेंज करो तो आप देखोगे कि रेंज चेंज हो जाएगा फॉर द सेम वेलोसिटी. Yes, Yes. sir. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप वेलोसिटी फिक्स कर दो, बट इफ यू गो ऑन चेंजिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो रेंज चेंज हो रहा होगा. अच्छा, ऐसा क्यों बोला मैंने? एक तो प्रैक्टिकली मैंने बोला, अब इसको अगर मैथमेटिकली हम समझें तो हमने फॉर्मूला लिखा है u² sin 2θ डिवाइडेड बाय g. सोचो कि इफ आई एम कीपिंग दिस u फिक्स्ड, इसको फिक्स कर दिया, ये फिक्स है, चेंज दिस थीटा, तो अगर थीटा चेंज करोगे तो ये वैल्यू तो चेंज होगी ना ऑटोमेटिकली, बिकॉज sin 2θ की वैल्यू, अगर मान लो कि sin 2θ की वैल्यू, ठीक है, मान लो कि मान लो इफ थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री मान लो, तो sin 2θ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2. अगर मान लो कि थीटा की वैल्यू मान लो 45 डिग्री है, तो sin 2θ कितना हो जाएगा? sin 90 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. मतलब ये चेंज होने लग जाएगा, ये वैल्यू चेंज होने लग जाएगी, और ये वैल्यू चेंज होने लग जाएगी तो अल्टीमेटली रेंज चेंज होने लग जाएगा. इसका मतलब फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी आप रेंज को चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग योर एंगल. क्लियर है? इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब समझिए कि फॉर अ गिवन वेलोसिटी मैं रेंज को चेंज कर सकता हूं बाय चेंजिंग एंगल. तो एक ऐसा भी रेंज होगा, एक पर्टिकुलर एंगल पे मैं एंगल चेंज कर रहा हूं, मेरा रेंज इंक्रीज कर रहा है, मान लो कर रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके रेंज जितना इंक्रीज कर सकता था वो मैक्सिमम हो गया फॉर अ गिवन वेलोसिटी. अब उसके बाद अगर मैं एंगल को चेंज करूं तो रेंज इंक्रीज नहीं होगा, उसके बाद फर्दर वो क्या करेगा? डिक्रीज होगा. नहीं आ रही बात समझ में भाई? रेंज देखो, रेंज एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे मुझे रेंज को मैक्सिमम करना है फॉर अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, या फॉर अ फिक्स्ड वेलोसिटी, फॉर अ पर्टिकुलर वेलोसिटी रेंज विल बी मैक्सिमम. रेंज को मुझे मैक्सिमम करना है, रेंज विल बी मैक्सिमम. कब होगा मैक्सिमम? भाई थीटा आपने इसको, maximum. वेरी गुड, आपने तो इसको फिक्स रखा हुआ है, इसको भी फिक्स रखा हुआ है, तो यही वैल्यू तो है जो उसको मैक्सिमम करेगी. तो रेंज मैक्सिमम तब होगा, रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ sin 2θ इज मैक्सिमम. sin 2θ इज मैक्सिमम. क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई है? Yes, कि sir. जिस है ना, जिस टाइम पे sin 2θ मैक्सिमम हो जाएगा उस पर रेंज मैक्सिमम हो जाएगा.
और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? मैं बता दूं आपको कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, साइन और कॉस की। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज 1। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो गई सर 1। इससे ज्यादा तो नहीं होती ना साइन की वैल्यू, मैक्सिमम ही 1 होती है। तो अगर साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ सर? 2 थीटा इज इक्वल टू साइन को उधर ले जाओ तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। मुझे कोई बता सकता है कि साइन की वैल्यू 1 कितने एंगल पे होती है? व्हाट इज द एंगल एट विच साइन की वैल्यू इज मैक्सिमम? 90 90। वो कॉस की 0 पे होती। इसका मतलब आप 2 थीटा को कितना लिख सकते हो? 90। तो बेटा यहां से थीटा को कितना लिख सकते हो? 45। इसका मतलब समझ में आया कि अगर आप 45 डिग्री के एंगल पे फेंकते हो प्रोजेक्टाइल को किसी भी वेलोसिटी के लिए, तो उस वेलोसिटी का जो मैक्सिमम रेंज होगा वो 45 पे होगा। उस वेलोसिटी पे जो मैक्सिमम रेंज होगा वो कितने एंगल पे होगा? 45। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं किसी प्रोजेक्टाइल को 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंक रहा हूं, तो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मैक्सिमम रेंज कब मिलेगा मुझे? जब मैं 45 पे फेंकूं। इसी तरह से अगर मैं आपसे कह लूं कि मैं 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूं, तो 20 मीटर पर सेकंड के लिए भी मैक्सिमम रेंज मुझे कब मिलेगा? जब मेरा एंगल 45 होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज नोट करिए इसको। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। हाँ बोलिए। सर मैं ये सोच रही थी कि आपने साइन 2 थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू 1 थी, नहीं समझ आ रहा, मैक्सिमम है 1 मतलब? सर आपने लिखा ना द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इज 1, तो वो हाँ हाँ हाँ, ये लिखा मैंने। फिर हाँ सर, तो ये 1 लिखा आपने। हाँ, ये 1 नहीं होता। आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटे, आप या तो माइक वाइक मतलब हेडफोन यूज करो या आप अपने स्पीकर के पास जाके बोलो। हेलो सर, आपको आवाज आ रही जी है? अब आ रही है बेटा, बोलिए। हाँ सर, मैं पूछ रही थी आपने मैक्सिमम वैल्यू साइन 2 थीटा की 1 क्यों लिया? क्यों लिया? क्योंकि होती है बेटा, ये गणित है, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में साइन की है ना, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। साइन की जो मिनिमम होती है वो -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। मतलब साइन कैन नॉट बी लेस देन -1 एंड साइन कैन नॉट बी मोर देन 1। ये होती है बेटा, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। क्लियर है? आगे बताऊं? यस सर, यस। ठीक है, नोट कर लिया हो तो सब बता दीजिएगा तो मैं आगे बताता हूँ। Yes, sir. Done. सबने नोट कर लिया? Yes, sir. मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, यस सर। तो आज चला के देख लीजिए, शाम तक अगर ज्यादा दिक्कत करेगा तो चेंज कर देंगे, या नहीं तो ठीक है, चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है बेटा, अगर आपने नोट कर लिया तो मैं आगे बताता हूँ। एक और चीज मैं आपको रेंज से रिलेटेड समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक बात प्रैक्टिकली समझो कि आपका जो रेंज है वो मैक्सिमम कब हुआ है? व्हेन योर थीटा इज 45, 2 थीटा इज 90 बट थीटा इज 45, है ना सर? सही कह रहा हूँ? Yes, sir. मान लो अगर कोई प्रोजेक्टाइल को फेंके फॉर एन एंगल ग्रेटर देन 45, मतलब ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आप प्रोजेक्टाइल को आप फेंक रहे हैं, आप देखिए मेरी बात समझिएगा कि आपका जो एंगल है वो 45 से ज्यादा हो गया, मान लो 50 डिग्री पे फेंक दिया, तो क्या होगा सर रेंज के साथ? तो आप तो इसके 45 पे आपने बोला मैक्सिमम है, तो अगर आप इसके बाद अगर एंगल बढ़ाएंगे तो आपका जो रेंज है वो बढ़ेगा तो नहीं, क्योंकि वो मैक्सिमम है 45 पे। तो अगर आप एंगल को इसके बियॉन्ड बढ़ाओगे तो रेंज बढ़ेगा नहीं, क्या करेगा? घटेगा, डिक्रीज करेगा। नहीं आई बात समझ में? इसका Yes, sir. मतलब है 0 से लेके 45 डिग्री तक रेंज इंक्रीजेस एंड आफ्टर दिस 45, ठीक है, फॉर अ थीटा ग्रेटर देन 45 रेंज डिक्रीजेस, रेंज वापस डिक्रीज होने लगता है। क्लियर हो गई बात? मतलब अगर आप एंगल को अपना 0 से बढ़ाते जाओ 45 तक, बढ़ाते जाओ तो रेंज बढ़ेगा, और जब 45 के आगे एंगल बढ़ाओगे तो रेंज बढ़ेगा नहीं, रेंज घटेगा। तो दिस इज हैपनिंग, राइट? तो रेंज अब डिक्रीज होने लगेगा। इसका क्या मतलब है? देखो इस बात को और थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। इसका मतलब है
कि अगर मैं एंगल बढ़ा रहा था ये रेंज मिला, फिर एंगल बढ़ाया फिर ये रेंज मिला, फिर ये एंगल बढ़ाया तो ये रेंज मिला और यहाँ मैक्सिमम हो गया। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम मिला। अब इसके बाद जब रेंज में एंगल बढ़ा रहा हूँ तो रेंज बढ़ नहीं रहा, अब वो क्या कर रहा है, पीछे आ रहा है, फिर से पीछे आ रहा है। इसका मतलब आपको नहीं लगता कि मैं एक ही पॉइंट पे 2 बार पहुंच रहा हूं? एक तो तब जब आपका एंगल 45 से कम है, मान लो कि अगर मैं रेंज फिर से डिक्रीज होने लग गया, इसके बाद रेंज अगर डिक्रीज हो रहा है, इसके बाद अगर रेंज डिक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि जब हम जा रहे थे तो हमें रेंज मिल रहा था जो, अब जब एंगल हमारा 45 से बढ़ेगा तो फिर से हमें वही रेंज मिलेगा वापस आने में। नहीं आ रही बात समझ में? Yes, sir. तुम्हें समझ आया भाई? सारे बच्चे बताओ, अगर Yes, sir. ये बात ऐसी हो गई कि मैं जा रहा था, ये जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, जाते 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 यहाँ तक पहुंचा, अब जब मैं लौटूंगा, व्हेन आई रिटर्न, मैं फिर से इन्हीं पॉइंट्स पे तो पहुंचूंगा। Yes, sir. इसका Yes, मतलब एक ही रेंज आपको 2 बार ही मिलेगा, एक ही रेंज आपको 2 बार मिलेगा। अब वही चीज मैं मैथमेटिक्स से समझा रहा हूँ। Sir, I देखो will रेंज का फॉर्मूला नहीं आया समझ? No, sir. फिर से सुनो, मुझे एक बात बताओ भाई अलवीरा जी, यहाँ से मैं जाऊं, मैं यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा, ऐसे जा रहा था तो यहाँ पहुंचा। अब अगर मैं इसी रास्ते पे लौटूं तो जाते हुए मैं जिन पॉइंट्स पे पहुंचा था, लौटने में भी उन पॉइंट्स पे पहुंचूंगा या नहीं? पहुंचेंगे। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक ही पॉइंट पे मैं 2 बार पहुंचूंगा, एक जाते हुए में और एक वापस आते हुए में? ठीक है। अब देखो प्रोजेक्टाइल में मैंने आपसे क्या बोला, पहले आपका रेंज बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, 45 पे ये मैक्सिमम हो गया। अब अगर मैं एंगल बढ़ा रहा हूं तो रेंज बढ़ नहीं रहा, रेंज क्या कर रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वापस आ रहा है मतलब। तो अगर वापस आ रहा है तो फिर वही रेंज फिर से मुझे दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा? समझे या नहीं, या जबरदस्ती हाँ ना कर रहे हो? Yes, sir. भाई अगर आप घर से स्कूल जा रहे हैं तो जिस रास्ते से आप गए थे और जो दुकानें आपको क्रॉस करके आप आगे गए थे, अगर आप स्कूल से वापस आओगे तो यू विल बी कमिंग ऑन द सेम पाथ, तो यू विल बी क्रॉसिंग द सेम शॉप्स, यू विल बी क्रॉसिंग द सेम ट्री एंड एवरीथिंग। बोलो। हाँ वो मैक्सिमम। Sir, can you show the last page also? Last page I think I have erased. I don't know. Last page is deleted. Sorry. So Alvira, range please. decreases when it is lesser than 45 degrees. नहीं, मैंने आपसे बोला था कि पहले आपका रेंज बढ़ेगा इफ योर एंगल इज बिटवीन 0 to 45। तो इस केस में याद रखिए कि रेंज इंक्रीजेस फॉर अ गिवन वेलोसिटी। ऑब्वियसली पहले रेंज इंक्रीज होगा एंड इट विल इंक्रीज टिल यू रीच एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। फॉर अ एंगल ग्रेटर देन 45, रेंज नाउ विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, रेंज डिक्रीजेस। नहीं आया ये पॉइंट? क्लियर हुआ? पहले आपका रेंज इंक्रीज कर रहा था, नाउ रेंज स्टार्टेड डिक्रीजिंग बियॉन्ड 45 डिग्री। हाँ अलवीरा, यू आर आस्किंग समथिंग, प्लीज हरी अप। सर नहीं, मैं कुछ पूछ नहीं रही थी, मैं एक्चुअली बता रही थी। ओके ओके ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि आपको एक ही रेंज मतलब एक ही पॉइंट पे आप 2 बार आपका पार्टिकल पहुंच सकता है, एक तो तब फॉर एन एंगल लेस देन 45 और एक बार फिर तब जब एंगल इज ग्रेटर देन 45। यस सर। अब इसी चीज को मैं मैथमेटिक्स से समझा रहा हूँ। ये देखो ये रेंज का फॉर्मूला है। अब मान लो इफ वी रिप्लेस थीटा बाय 90 माइनस थीटा, अगर मैं थीटा को हटा के 90 माइनस थीटा लिख दूं, यहाँ पर सुनना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 into 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। जहां नहीं समझ में पूछ लीजिएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यू स्क्वायर साइन 180 माइनस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। आप लोगों को पता हो या ना हो, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर कभी भी लिखा हो साइन 180 माइनस ऑफ एक्स, तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू साइन एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री है, फिर से मैं कह रहा हूँ ये मैथमेटिक्स है। यस मतलब इस चीज को मैं फिर से ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन 180 माइनस थीटा विल स्टिल बी रिटन एज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब मैंने इससे समझाना क्या चाहे वो समझो। थीटा को अगर 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दूं तो रेंज का फॉर्मूला फिर से वही मिलता है।
if you replace theta by 90 minus theta, तो आप देख रहे हो कि रेंज के फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समझे? When you are replacing theta by 90 minus theta, तो रेंज का फॉर्मूला सेम आया या नहीं आया? देखो, यस सर। इसका मतलब sir. क्या है? इसका मतलब समझिए, अगर आपको कोई रेंज मिला है 30 डिग्री पे, मान लो कि अगर मैं आपसे कहूं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 30 और मेरा रेंज आया है, मान लो 20 मीटर, तो आई विल गेट द सेम रेंज फॉर 90 माइनस ऑफ 30, दैट इज 60। नहीं आई बात समझ में? मतलब मेरा रेंज 30 पे और 60 पे सेम होगा सर। The value of the range that I'll be getting at an angle of 30 degree, the same range I'll get at an angle of 60 degree. Is it clear or not? Yes, sir. सबको क्लियर है? अच्छा, इसी ऐसे ही बोल लो। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं कि रेंज मेरा 20 डिग्री पे कुछ आया, तो एट व्हाट एंगल द सेम रेंज विल रिपीट? कौन बताएगा? अगर 20 डिग्री पे कोई रेंज मुझे मिला है, तो वही रेंज मुझे फिर से कितने एंगल पे मिलेगा? 70 पे। सिंपली 90 माइनस 20 कर दो, 70 पे मिलेगा फिर से। नहीं आ रहा? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। अगर कोई रेंज Yes, मुझे sir. 30 अगर कोई रेंज मुझे 40 डिग्री पे मिला है, तो फिर से यही रेंज मुझे कितने एंगल पे मिलेगा? 90 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना? 50। सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए और आज यहीं तक रहने देते हैं। नोट कर लीजिए इसको। सर पर ये तो इक्वल तो नहीं हो रहा। बिल्कुल इक्वल होगा, यही पढ़ाया है मैंने। सर देखो, जैसे कि वो थीटा की हाँ। जगह अगर 30 पुट कर दिया तो 90 माइनस 30 60 और 60 इंटू अभी 2 करके दिखा देता हूँ। 120। अभी करके दिखा देता हूँ ना, तो बेफिक्र रहो। पहले यहाँ तक नोट कर लो। कर लिया यहाँ तक? वेट सर। यस सर। ठीक है, मेरी बात सुनिए। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कि u इज 10 मीटर पर सेकंड और एक बारी आपका थीटा मान लो कि लेट थीटा इज इक्वल टू 30। तो इस पे अगर मैं रेंज निकालूं तो मैं क्या लिखूंगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। तो मतलब 10 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, मतलब ये हो गया साइन 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाई g इज 10। एक 10 से एक 10 कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा साइन 60। यस सर। Yes, sir. सक्षम? यस सर। और 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 इज हाउ मच? 60। अब मेरी बात देखिए, रेंज इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 60 डिग्री डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10। 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा साइन 120 डिग्री। क्लियर? साइन Yes. 120 की वैल्यू फिर से √3/2 होती है सर। नहीं, वो Sir, cos but- 120 की -1/2 होती है। हाँ बोलिए। पॉजिटिव नेगेटिव फर्क नहीं पड़ेगा? भाई साइन 120 प्लस √3/2 होती है, माइनस थोड़ी होती है। ओके सर। हाँ ओके। सर, सेकंड है ना? क्वाड्रेंट। हाँ, अगर आपको ऐसे देखना है तो देखिए साइन 120 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस ऑफ 30 और साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस 30 और कॉस 30 की वैल्यू कितनी? √3/2। ओके सर। So ठीक है, तो cos इसका 30 मतलब कैसे आएगा? इसलिए भाई ये तो 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था।
बेटा ये होता है Yes, sir. साइन 90 प्लस थीटा, याद करो साइन 90 प्लस थीटा तो क्या होता है, वो कॉस Yes, थीटा sir. होता Yes, sir. याद है. है ना। तो बस वही करा है बेटा, साइन 90 प्लस 30 तो कॉस 30, मतलब थीटा इज व्हाट 30, समझे। तो रेंज रिपीट Yes, हो गया sir. या नहीं, जो रेंज आपको 30 डिग्री पे मिल रहा है वही रेंज आपको 60 पे भी मिल रहा है सर। यार I hope 10th सबको में तो सिर्फ लाइक sin 90 माइनस थीटा पढ़ा था, लेकिन अब 11th में ये सब पढ़ा है, लाइक 90 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा। हाँ 11th में सब पढ़ना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री में साइन 180 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा माइनस थीटा सब। हाँ सर, क्योंकि साइंस भी डिफरेंट है और वैल्यू भी निकालनी होती है बड़ी बड़ी, इसके लिए। ये सबने नोट कर लिया इसको, यस सर। ठीक है। तायरा कौन सा प्रीवियस स्लाइड तो मेरा मिसिंग है इसमें, प्रीवियस स्लाइड में तो मैंने ऐसा कुछ खास बोला नहीं था, वो रिकॉर्डिंग में एक बार चेक कर लेना तायरा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, क्योंकि प्रीवियस स्लाइड मैंने शायद इरेज कर दिया है।